भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। तन्मय पहली बार अपने परिवार से दूर होते हुए बहुत दुखी था। पापा के गुजरने के बाद पिछले 2 साल से वो बस नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा था, और आखिरकार जब उसे वो नौकरी मिली तो भी वो ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था। इसकी बस एक ही वजह थी, वो ये कि उसे कभी भी पुलिस नहीं बनना था। एक इंसान चाहे कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, उसे तकलीफ देकर उनसे उनका जुर्म कबूल करवाने का जो तरीका पुलिस अपनाती है, उससे तन्मय को आपत्ति थी। माँ की तरफ देखते हुए उसने कहा, अपने सेहत का ख्याल रखना और पिंकी के फीस के लिए चिंता मत करना। मैं सैलरी मिलते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा आपको। बाकी बिल्स मैं ऑनलाइन ही पे कर दूंगा, जैसा हमेशा से करता आया हूं। सीमा जी ने अपने एक लौते बेटे के सर पे हाथ फिरोते हुए कहा, देख बेटा, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही। क्या तू इतनी दूर अकेले वहां रह पाएगा? सोच ले एक बार, अभी भी मौका है। कोई और नौकरी का बंदोबस्त हो ही जाएगा। इस तरह तू अपना मन मार के पुलिस में ज्वाइन मत कर। तन्मय ने माँ का हाथ थामकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा माँ। कभी कभी मौका मिला तो मिलने आ जाया करूंगा। आप अपना और पिंकी का ध्यान रखना। लाओ, अब मेरे लिए जो भी खाना पैक करके रखा है ना, जल्दी से ले आओ। निकलने का वक्त हो गया है। तन्मय की कही हुई आखिरी बातों ने माँ के चेहरे पर एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कुराहट ला दी, और वो वहां से फौरन उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद किचन में से कुछ चीजें लाकर डाइनिंग टेबल पे रख के उन्होंने कहा, ये रहे तेरे खाने पीने की चीजें, और ये पकड़, कांच की शीशी है, इसे जरा संभाल कर ले जाना। आम का अचार है इसमें, बेसन का लड्डू भी बनाई हूं, सबके साथ बांट कर खाना। कहाँ गया वो डब्बा? हाँ, ये रहा। स्टील का एक एयर टाइट कंटेनर जैसे ही सीमा जी ने टेबल पर रखी, उसे तुरंत उठाते हुए तन्मय बोला, बस अब मैं इसी के सहारे 3-4 महीने काट लूंगा आराम से। ट्रॉली को खींचकर कैब से निकाला तन्मय ने। फिर उसे लेकर जाते हुए तन्मय गहरी सोच में डूबा हुआ था। कमरे की चाबी खोलकर उसने सारी खिड़कियां एक एक करके खोल दी, और फिर अचानक से उसने अपने आप को हौसला देते हुए कहा, अब मैं ये सब इस वक्त क्यों सोच रहा हूं? मुझे किसी भी कीमत पे बस एक नौकरी चाहिए थी। पुलिस की नौकरी करूं या कुछ और, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पुलिस स्टेशन के सामने जिप्सी रुकते ही दौड़ते हुए एक कांस्टेबल आकर तन्मय को देखते हुए बोले, आइए सर, मैं यहाँ का हेड कांस्टेबल तुकाराम हूँ। आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो आप बस मुझे एक बार कह देना। मैं इस पुलिस स्टेशन में पिछले 8 साल से हूँ, इसलिए यहाँ के रग रग से वाकिफ़ हूँ। शुक्रिया तुकाराम जी। इस पुलिस स्टेशन में आज थानेदार के हिसाब से
ज्वाइन करते हुए मैं थोड़ा डरा हुआ था। ऊपर से मुझे इस प्रोफेशन का कोई तजुर्बा भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैं आप सबके सादगी से इस गांव में जुर्म का खात्मा करने में कामयाब रहूँगा। तन्मय की बातों से प्रोत्साहित होते हुए तुकाराम जी ने उसे सल्यूट किया। बाकी पुलिस स्टेशन के कर्मियों ने तालियों की बौछार से और गुलदस्ता देकर अपने पुलिस स्टेशन के नए थानेदार का स्वागत किया। आज तन्मय की ड्यूटी की पहली रात थाने में ही गुजरने वाली थी। कुछ खतरनाक मुजरिम जेल में बंदी थे और अगले दिन दूसरे जेल में शिफ्ट करने तक उनको कड़ी निगरानी में रखना था तन्मय को। वो चाहता तो अपनी जिम्मेदारी किसी और जूनियर पे थोपकर आराम करने घर जा सकता था, पर उसे काम चोरी से सख्त नफरत थी। धूल से सनी हुई फाइलों को चेक कर ही रहा था तन्मय कि अचानक बिजली चली गई। ये शायद मनोहरपुर में आम बात थी, जिस वजह से डिपार्टमेंट से पहले ही पुलिस स्टेशन में जनरेटर इंस्टॉल किया हुआ था। तन्मय को इस बात की तसल्ली हुई ये सोचकर कि कम से कम सिक्योरिटी सिस्टम को बिजली ना रहने पर भी वो ऑनलाइन चेक करते हुए रह सकता था। एक नोटपैड पे पुराने केस हिस्ट्री के पॉइंट्स लिखते हुए तन्मय अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे अपने कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट से पता चला कि कोई जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। जब तक तन्मय इस बात से चौकन्ना होता, तब तक उसे मोशन सेंसर से मालूम होता है कि कोई कॉरिडोर में है। वो शायद जेल से भागने की कोशिश में था। अपना हिम्मत जुटाते हुए तन्मय कॉरिडोर के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए सेल की तरफ जाने लगा। लेकिन जब तन्मय सेल तक पहुंचता है, तब उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि सेल में सब कुछ सही दिख रहा था और सेल के अंदर जो कैदी थे वो भी गहरी नींद में थे। ये सब देखकर तन्मय वापस अपने कमरे में पहुंचकर चेयर पे बैठ जाता है। हो सकता है जो कुछ भी मुझे दिखा वो टेक्निकल मैलफंक्शन था। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मैं भी ना बेकार में कभी भी टेंशन ले लेता हूँ। एक कप चाय मंगवा लेना चाहिए था, पर ठीक है, शायद अभी सब बाहर रेस्ट कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद मंगवाता हूँ। बाहर थोड़ा पैदल टहल भी आऊँगा। अरे ये कैसी बू है? कुछ जलने की बू आ रही है कहीं से तो, पर कहाँ से आ रही है? इतना कहकर जैसे ही तन्मय ने उसके बाएं तरफ कॉरिडोर पे नज़रें घुमाई, तभी उसे वहाँ पे कोई बैठा हुआ दिखा। धीरे धीरे उसी ओर आगे कदम बढ़ाते हुए तन्मय वापस एक बार फिर सेल के सामने पहुँच गया। तन्मय वहाँ पहुँचने पर अपने आंखों देखी पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस कैदी को थोड़ी देर पहले उसने नींद में सोते हुए देखा था, वो उस पल यज्ञ करते हुए दिखा। तन्मय के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था? क्यों ये कैदी हवन करके इतनी रात गए कॉरिडोर में बैठे हुए साधना किए जा रहा है? उसने बिना एक भी पल गवाए उस कैदी से सीधे सीधे भारी आवाज़ में पूछा, ये सब क्या चल रहा है? ये सब
आग जलाकर इतनी रात गए आप क्या किए जा रहे हैं? आप सुन रहे मेरी बात? जवाब दीजिए, किससे पूछकर ये सब कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, मेरे सवालों का। इससे पहले कि तन्मय कुछ और पूछता, वो कुछ देखकर अचानक से चौंक गया। दरअसल उस कैदी की चारों तरफ ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के से भरे हुए मिट्टी के पात्र रखे हुए थे। तन्मय मानो मंत्रमुग्ध होकर बस उन्हीं सोने चांदी के सिक्कों के चमक में खो गया था। उस कैदी ने अचानक से तेज आवाज में तन्मय को देखते हुए कहा, तू ये सारे सोने चांदी के सिक्के अभी ले जा सकता है, पर उसके बदले में मुझे बस तेरे खून की एक ही बूंद चाहिए। बोल, मंजूर है ये सौदा? जल्दी बता, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बता। तन्मय शायद अपने आप में नहीं था, पर फिर भी उसके अंदर का ज़मीर अभी भी उसे जगाए हुए रखा था। इसी वजह से शायद उसके ज़ुबान से बस एक ही शब्द निकली, नहीं। तन्मय का इतना कहना हुआ और तभी बिजली वापस आ गई। पर इस बार तन्मय के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि जेल में सब कुछ वापस से ठीक वैसे ही नजर आ रहा था जैसा कुछ देर पहले वो देखकर जा चुका था। वो कैदी वैसे ही अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ दिख रहा था तन्मय को। वो सोचता ही रह गया कि ऐसा कैसे मुमकिन था। अपने आप पे अब तन्मय को भरोसा नहीं हो रहा था। क्या वो खुली आंखों से सपना देख रहा था, या फिर जो भी कुछ उसने देखा वो सब कुछ एक डरावना सच था? इन सारे सवालों के कश्मकश में उलझे हुए तन्मय कब अपने कमरे में जाकर चेयर पे बैठे बैठे सो गया था, उसे ये पता भी नहीं चला। सुबह तुकाराम जी को रात की आप बीती बताते हुए तन्मय काफ़ी अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यहाँ के लोग उसे पागल समझ बैठे। तुकाराम जी के कुछ भी कहने से पहले ही चाय परोसते हुए रिंटू बोला, साहब आप यहाँ नए नए आए हो इसलिए आपको कुछ नहीं पता। तुकाराम जी आप ही बताओ इनको, कल ही बता देते तो ये थोड़े चौकन्ने रहते। यह तो अच्छा हुआ कि इनकी जान बच गई। तुकाराम जी झिझकते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, रिंटू बिल्कुल सही बोल रहा। कल ही अगर आपको मैं ये कहानी दोहरा देता तो आपको इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना होता और आपके जान को भी कोई खतरा नहीं होता। कई सालों पहले इस गांव में एक मुस्लिम फ़कीर रहा करता था जो काला जादू का चर्चा किया करता था। कई मासूम लोगों को उसने अपने बातों में उलझाकर उनसे ढेर सारे पैसे लूट लिए थे। शायद इतने सारे जुर्म करने के कारण उसे पकड़ लिया गया, पर किसी अनजान वजह से उसी रात इस थाने में रहते हुए उनकी मौत हो गई। उनके शरीर को इसी थाने के पीछे जो ज़मीन है वहाँ पे दफनाया गया था। उसके जमा किए गए खजाने की तलाश में लोग कई बार खतरा उठा चुके हैं, पर अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी को। आपसे पहले जितने भी थानेदार यहाँ आए और गए, उनको सालों से ये सब दिखता आ रहा है। कहते हैं उसे अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। उसके जादू टोना से
कईयों की तो मौत भी हो। तुकाराम जी इतना कहकर ही अचानक से रुक गए, क्योंकि उन्हें तन्मय के चेहरे का डर साफ साफ दिख रहा था। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।